all this UGC bill outrage, and I just want to say this to the ones who feel threatened. This act is not against you, but to ensure the safety of the people who are victims to a biased system. If their safety net feels like an attack to you, then maybe you are just crying about losing target. It just exposes how your identity was thriving off of someone else's lack of defense. Consequently proves why this bill was much needed. You're agreeing with the government at this point, honey. आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी, एससी, एसटी, बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। क्योंकि तो स्वर्ण समाज के लोगों को आप लोग कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उनके खिलाफ हमें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद से विश्वास करें। वो खुद से विश्वास करें कि हजारों सालों से सत्ता का सुख भोगने वाले लोग, हजारों सालों से संस्थानों में बैठने वाले लोग, हजारों साल से देश की यूनिवर्सिटियों में, देश के संस्थानों में, जहां गुरुकुल हो, जहां जो भी जिस तरह की हमारी व्यवस्था रही है, एजुकेशन सिस्टम, हर जगह से कब्जा करने वाले लोग, अगर आज हमें कोई हक मिल रहा है तो हम तुम्हें क्यों भरोसा दिलाएं? तुम खुद भरोसा करो। 2 मिनट दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आपके पैनल पे एक पैनलिस्ट आई नहीं है जिनकी मैं इज्जत करता हूं, जिनसे मैं पूछना चाहता हूं और आपने नहीं पूछा, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आपसे भी है। 30 सेकंड दीजिएगा ओवर एंड अबव जो मैं कहना चाहता हूं। मैं कंचना जी से पूछना चाहता हूं कि वो क्यों एडवोकेट कर रही हैं, और आपको इनसे पूछना चाहिए था कि फेक केसेस लगाए जाए। जाना चाहिए कि आपने देश के 90% ओबीसी, एससी, एसटी, बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। ये कह रही हैं कि सवर्ण लोगों को फंसाया जाना चाहिए, और आप मुझसे आज पूछ रही हैं कि ये मिसयूज नहीं होगा। आप इनसे पूछेगा बाद में, लेकिन अब मुझे 2 मिनट दीजिए क्योंकि ये मुद्दा बहुत जरूरी है। नंबर 1, मुझे एक तरह की एम्बैरेसमेंट हो रही है कि इस पैनल पे लोगों को ये पता नहीं है, जो ऑब्वियस चीज है, कि इस देश में डिस्क्रिमिनेशन होती है, इस देश में इनजस्टिस होता है, लेकिन कोई लॉ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, कोई लॉ अनजस्ट नहीं होना चाहिए। यह भी बताना पड़ रहा है आज के जमाने में। देखिए, यूजीसी के इक्विटी नियम अन्यायपूर्ण हैं और उन्हें बदलना जरूरी है। क्यों? नंबर 1, जाति भेदभाव रूबिका के पीड़ित की परिभाषा का सामान्य वर्ग को शामिल ही नहीं किया गया है। नंबर 2, इक्विटी समिति की रचना में सामान्य वर्ग का जिक्र ही नहीं है। और नंबर 3, झूठी शिकायतों को सजा देने का कोई नियम नहीं है। रूबिका, किसी भी कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सभी को न्याय दे, ना कि सिर्फ कुछ लोगों को। एक अच्छा कानून दुरुपयोग किया जा सकता है और इसमें अच्छे कानून का कोई दोष नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप एक बुरे कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकते, आप इसे सिर्फ उपयोग कर सकते हैं। और यही एक कंचना जैसे लोग करना चाहते हैं। मैंने आपको सुनाया है, कह रहे फेक केसेस लगाए जाएं, और यही होगा। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, कहीं भी हो रहा अन्याय, हर जगह हो रहे न्याय के लिए खतरा है। अन्याय को मार्टिन लूथर किंग ने जो कहा था वो हम आज क्यों नहीं सुन रहे हैं? उसको सुधारना जरूरी है, लेकिन इसको दोबारा लागू करने नहीं सुधारा जा सकता अन्याय को। निरपराध लोगों को उन पापों की सजा देना जो उन्होंने खुद नहीं किए, कि ये अन्याय को सुधारना नहीं है रूबिका, बल्कि इसे जारी रखना है, उसके सबसे हिंसक और बदले की भावना वाले रूप में। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यूजीसी के इक्विटी लॉज कैंपस में हो रहा है एक अन्याय है, जो देश में हो रहे न्याय के लिए खतरा बनेगा। रूबिका, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आरक्षण को लक्षित और समयबद्ध होना चाहिए। जैसे कि भारत में एक मुख्य न्यायाधीश और डॉक्टर अंबेडकर ने भी जोर से कह रखा है। डॉक्टर अंबेडकर तो खुद आरक्षण के केवल 10 और 30 साल की सीमित अवधि के लिए चाहते थे। हमारे राजनेताओं में इतनी बात क्यों नहीं है? लेकिन ये बात आरक्षण की नहीं है, ये बात इनजस्टिस की है। और मैं बार बार ये कहता रहूंगा कि इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन जो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं वो कैसा इनजस्टिस कर रहे हैं कि लॉ को इनजस्ट बना रहे हैं। शर्मनाक बात है। पूरे भारत में यूजीसी एंटी सवर्ण एक्ट को लेकर ब्राह्मण और क्षत्रिय आंदोलन कर रहे हैं। वहीं यह भीम आर्मी का रावण वो कह रहा है कि वो पूरे भारत को जला देगा
अगर यूजीसी एंटी सवर्ण लॉ को वापस से लागू नहीं किया तो ये जो आंदोलन हो रहा है यूजीसी एंटी सवर्ण एक्ट के खिलाफ सवर्णों, ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा, क्या यह प्रासंगिक है या ये लोग अपने जातिवादी मानसिकता के कारण विरोध कर रहे हैं? कुछ जैसे ये भीम आर्मी के कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, यह तो बहुत अच्छा कानून है और इसमें सवर्णों को भी न्याय मिलेगा, सारे तबकों को, वर्ण वर्गों को न्याय मिलेगा। मैं आज उसी का गवेषणा करने का कोशिश करूंगा। सर्वप्रथम एक बात बता दूं कि ये जो रेगुलेशंस बनाए हैं यूजीसी ने, कोई दीक्षा वाडेकर नाम की कोई एडवोकेट है, उसने ड्राफ्ट किया है यूजीसी के तरफ से। ये एप्रोपोस राधिका वेमुला एंड आबेदा सलीम तड़वी वर्सेस इंडियन यूनियन सब जुडिस सुप्रीम कोर्ट है। यानी राधिका वेमुला, रोहित वेमुला की अम्मी, और आबेदा सलीम तड़वी, पूजा तड़वी की अम्मी, इन लोगों ने भारत सरकार के ऊपर केस किया था जो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सब जुडिस है, यानी न्यायाधीन है। अभी तक इस पर फैसला नहीं आया। तो इसमें इन लोगों ने एक पीआईएल भी दाखिल किया था, पिटीशन दाखिल किया था कि दलितों के ऊपर अत्याचार को रोकने के लिए शिक्षण संस्थाओं में क्या क्या कानून होने चाहिए। उनके ही पेटिशंस को, उनके पेटिशन के पॉइंट्स को रादर हूबहू कॉपी पेस्ट करके दीक्षा वाडेकर ने ये यूजीसी का एक्ट बनाया है। तो जो केस अभी भी विचाराधीन है, सब जुडिस है, उसके पेटिशन, उसके रिकमेंडेशंस को कैसे एक एक्ट में तब्दील किया यूजीसी ने और दीक्षा वाडेकर ने, ये तो वही जानते हैं, कोई नहीं जानता। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट उस एंटी सवर्ण एक्ट यूजीसी के, उसके एक एक बिंदुओं को मैं पढ़ूंगा और मैं समझने का कोशिश करूंगा कि यह किस तरीके से ब्राह्मणों और क्षत्रियों के खिलाफ है, किस तरीके से यह भारतीय संविधान और भारतीय न्याय विधि, इंडियन पीनल कोड के भी विरुद्ध है। सबसे पहले सेक्शन 2 आता है, इंटेंशन ओनली टू प्रोटेक्ट दलित्स अगेंस्ट आर्टिकल 12 to 25 फंडामेंटल राइट। सेक्शन 2 को एक बार मैं पढ़ता हूं। 2 उद्देश्य, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना है। यानी इस एक्ट का इंटेंशन या उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अर्थात इसमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी भी कुछ हद तक आ जाते हैं, या ईडब्ल्यूएस और ओबीसी भी आ जाते हैं, चलो। लेकिन इसमें यह नहीं लिखा है कि जो इसमें ऐसा होना चाहिए था कि किसी भी प्रकार के, किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण के छात्र के साथ अन्याय ना हो, ऐसा प्रावधान, ऐसा इनका उद्देश्य होना चाहिए था। ये सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी और थोड़े बहुत ईडब्ल्यूएस को भी संरक्षण दे रहे हैं, गरीब सवर्णों को भी संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन अमीर सवर्णों का क्या, उनके साथ भेदभाव क्यों? क्योंकि ये भारतीय संविधान, जिसे नवाब हिज रॉयल एक्सीलेंसी नवाब भीमराव अंबेडकर ने ही लिखा था, उसके आर्टिकल 12 to 25 को पढ़े फंडामेंटल राइट्स में, तो उसका तो ये उल्लंघन है।
यानी अगर कोई सवर्ण है और अगर वह अमीर है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि उसको जीने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है। उसके साथ भी गुंडागर्दी हो सकता है, उसका भी बलात्कार हो सकता है, उसके साथ भी छीना झपटी रैगिंग हो सकता है, होता भी है। तो इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसमें सिर्फ अनुसूचित एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के ही छात्रों के साथ रैगिंग होता है या कास्टिस्ट रैगिंग होता है, जातिवादी हिंसा होता है, ऐसा नहीं है। जातिवादी हिंसा एक दबंग एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस एक जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी के लड़के के साथ भी या लड़की के साथ भी कर सकता है, जो कि ऐसा कई बार यूनिवर्सिटीज में और समाज में भी देखा गया है। इसको इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब सेक्शन 5.7 पढ़ते हैं। 7, समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सेक्शन 5.7, ब्राह्मण्स, क्षत्रियस एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्विटी कमिटी एंड स्क्वाड। यानी ये जो इक्विटी कमिटी और इक्विटी स्क्वाड होगा उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं होंगे। इसमें सिर्फ पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति होंगे, यानी ओबीसी, एसटी और एससी। इसमें ईडब्ल्यूएस भी नहीं होंगे, यानी गरीब सवर्ण वो भी नहीं होंगे, और जनरल कैटेगरी के लोग या अनरिजर्व कैटेगरी के लोग तो होंगे ही नहीं। ये सरासरी अगेंस्ट आर्टिकल 13 to 19 इक्वालिटी राइट। ये राइट टू इक्वालिटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 to 19 में है उसका उल्लंघन करता है। तो स्वाभाविक बात है, अगर इक्विटी कमिटी और इक्विटी स्क्वाड में सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी रहेंगे तो वो लोग अपने ही जाति, अपने ही वर्ग, अपने ही वर्ण के लोगों को ही समर्थन करेंगे, और कोई झूठा केस अगर रचना हो तो उसको रचेंगे भी, उसका समर्थन भी करेंगे, और उस जो जनरल कैटेगरी का छात्र है जिसने कुछ नहीं किया, जो कि निर्दोष है, उसको भी फंसाकर, उसको एसटी, एससी एक्ट में उसको फंसाकर उससे पैसे भी ऐंठेंगे और जेल में भी डालेंगे। ये बिल्कुल संभव है। इसीलिए हम सवर्ण इसका विरोध कर रहे हैं। अब पढ़ते हैं सेक्शन 7.d घ। उच्च शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रावासों, कक्षाओं, मेंटरशिप समूहों या किसी अन्य शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए कोई भी चयन, अलगाव या आवंटन पारदर्शी, निष्पक्ष और गैर भेदभाव पूर्ण हो। यानी सेक्शन 7.d सेग्रीगेशन which is against article 13 to 19 equality right। ये जो पॉइंट है, ये इसमें ये कह रहा है कि जातियों, वर्गों, वर्णों के आधार पर छात्रों को अलग अलग कमरे, अलग अलग हॉस्टल, अलग अलग क्लासरूम आवंटित किए जाएंगे, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 to 19 इक्वालिटी राइट के खिलाफ है। और ये बिल्कुल अमेरिका के सेग्रीगेशन लॉज के जैसा ही है, जिसे बाद में अमेरिका ने ही नस्लवाद को खत्म करने के लिए सेग्रीगेशन को उठाकर फेंक दिया था, और आज 2026 में यही सेग्रीगेशन को हम ला रहे हैं। अब उद्देश्य सेक्शन 2 में लिखा है कि इस कानून का उद्देश्य है पूर्ण समता एवं समावेश। तो ये पूर्ण समता और समावेश कैसे होगा? अगर आप छात्रों को सेग्रीगेट कर देंगे, सेग्रीगेशन करेंगे, तो ये जो सेक्शन 7 है ये सेक्शन 2 का विरोधाभासी है, यानी अंतर्द्वंद है, सेल्फ कॉन्फ्लिक्टिंग है, डाइकोटोमस है। और तो और सेक्शन 7 अपने आप में भी विरोधाभासी है। सेक्शन 7 ये कह रहा है कि निष्पक्ष और गैर भेदभाव पूर्ण होगा इस तरीके का सेग्रीगेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन तो खुद भेदभाव पूर्ण है, तो सेग्रीगेशन खुद कैसे निष्पक्ष और भेदभाव पूर्ण, गैर भेदभाव पूर्ण होगा? तो ये सेक्शन 7.d ना सिर्फ सेक्शन 2 का ही विरोध करता है, बल्कि वो खुद भी आत्मविरोधी है। अब सेक्शन 3.a, c एंड e पढ़ते हैं। ख, पीड़ित व्यक्ति का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास इन
विनियमों के अंतर्गत शिकायतों से संबंधित या जुड़े मामलों में कोई शिकायत है। ग जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव। घ आयोग का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। न भेदभाव का अर्थ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी एक के आधार पर भी किसी भी हितकार धारक के विरुद्ध कोई भी अनुचित, भेदभाव पूर्ण या पक्षपात पूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य, चाहे वो स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो। इसमें ऐसा कोई भी विभेद, बहिष्करण, प्रतिबंध या पक्षपात भी शामिल है जिसका उद्देश्य या प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार की निष्प्रभावी या अक्षम करना है और विशेष रूप से किसी भी हितधारक या हितधारकों के समूह पर ऐसी शर्तें लगाना है जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल हो। तो यहां पर एक चीज देखने को मिल रहा है, जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव। यहां पर वापस मैं कहूंगा कि ये जो भीम आर्मी वाले जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि सेक्शन 2 में उद्देश्य में लिखा है कि धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव करना अपराध है, यानी ऊंचे जाति, सवर्ण, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के जाति के लोगों पर भी भेदभाव करना गुनाह है। लेकिन यह चीज उद्देश्य में ही साफ जाहिर है कि यह कानून सिर्फ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए है। और यही चीज वापस से सेक्शन 3 में भी पॉइंट नंबर सी और ई में बताया गया है या उसको कंफर्म किया गया है कि यह सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ही है। जनरल कैटेगरी के लिए यह कानून कोई रक्षा नहीं देता। अब सेक्शन 3.1 एंड सी एंड ई ओनली फॉर एसटी, एससी, ओबीसी, एसबीसी, नॉट फॉर ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, अगेंस्ट आर्टिकल 13 to 19 इक्वालिटी राइट। फिर से सेक्शन 3 जो है पूरा का पूरा भारतीय संविधान आर्टिकल 13 to 19 राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। अब मैं एक और चीज मैंने जो देखा है, सेक्शन 3 ये कहता है कि कोई भी चीज जो जातिवादी हो वह गुनाह है, चाहे वह स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो। उसमें यह भी कहा गया है कि अंतर्निहित, ठीक है, स्पष्ट तौर पे अगर किसी ने किसी के साथ भेदभाव किया वो समझ में आता है, गाली गलौज किया, मारपीट किया, अपमान किया, समझ में आता है। अंतर्निहित का क्या मतलब है, इसका कोई डेफिनेशन डिफाइन नहीं किया गया। कोई आदमी कुछ बोले या कुछ ना बोले तो सामने वाला आदमी जाके झूठा केस कर सकता है कि मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा अंतर्हित महसूस हुआ कि इसने मेरे साथ जातिवादी भेदभाव किया है, तो भी केस बनेगा। ये तो एक नंबर का चुतियापंदी है। दूसरा, बहिष्करण। बहिष्करण, अगर कोई आदमी लोगों को झूठे एसटी-एससी एक्ट में उसको फंसा रहा है दूसरे लोगों को, तो दूसरे जो सवर्ण जनरल कैटेगरी वाले हैं वो लोग अगर उससे दूरी बरकरार रखते हैं, उससे अगर दूर रहते हैं, उससे अपनी जान छुड़ाकर दूर रहते हैं, तो वो भी गैर कानूनी होगा। यानी हम अगर अपनी रक्षा के लिए उससे अगर दूर रहते हैं तो भी वो कानूनन अपराध होगा यूजीसी एंटी सवर्ण लॉ के हिसाब से। और अगर हम उसके साथ भेदभाव ना करके उसके साथ मेल मिलाप करें तो वो हमारा शोषण तो करेगा, तब भी वो हमारा ही नुकसान है। यानी वो हमसे मिलकर हमारा शोषण करे, हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखें कि वो शोषण कर रहा है इसलिए उससे दूरी बरकरार रखे तो भी हमारा ही गुनाह माना जाएगा और हमको ही उसका खामियाजा भरना पड़ेगा। अब यहां पर वापस से दूसरी बार पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है, चाहे वो स्पष्ट हो या अंतर्निहित। यानी अंतर्निहित का कोई डेफिनेशन नहीं है। कौन डिसाइड करेगा कि
उसमें अंतर्निहित भेदभाव है कि नहीं। किसी भी कार्य को अंतर्निहित भेदभाव बताया जा सकता है। कोई अगर पेंसिल मांगे और मेरे पास दो पेंसिल है, एक काला और एक पीला, मैं पीला वाला अपने पास रखता हूं और काला वाला उसको देता हूं, तो सामने वाला आदमी बोलेगा मैं जाति से दलित हूं, इसलिए तू मुझे काला पेंसिल दे रहा है, ये जातिवादी भेदभाव है, मैं तेरे पे ST/SC एक्ट लगाऊंगा। और कहेगा कि मेरा रंग काला है, मैं शूद्र हूं, इसलिए मुझे काला पेंसिल दिया गया, ये अंतर्निहित जातिवाद है। ऐसा उटपटांग और झूठे प्रपंच रचकर ST/SC एक्ट लगाया जाएगा, इसीलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। और पॉइंट 3 खुद कह रहा है कि बहिष्करण, प्रतिबंध, ये दोनों चीज जाति के आधार पर अगर किया जाए तो वो कानूनन अपराध है। लेकिन इसी से पहले सेक्शन 7.D में सेग्रीगेशन कहा गया है। सेग्रीगेशन जिधर होता है, अगर छात्रों को जाति के आधार पर सेग्रीगेट करेंगे, यानी अलग अलग हॉस्टल, क्लासरूम, रूम्स अगर होंगे, तो ऑब्वियसली तब तो बहिष्करण होगा ही। तो ये जो सेक्शन 3 है वो एक और विरोधाभास है सेक्शन 7 के साथ। सेक्शन 7 और सेक्शन 3 आपस में विरोधाभासी हैं। यानी दीक्षा वाडेकर ने ठीक से दिल लगाकर, दिमाग लगाकर ये कानून नहीं लिखा है। उसने साफ तौर पर ये राधिका वेमुला एंड आबेदा सलीम तड़वी का सब जुडिस केस के जो रिकमेंडेशंस और पेटिशंस थे, उसी को उसने आंख बंद करके वर्ड डॉक्यूमेंट से कॉपी पेस्ट करके ये एंटी सवर्णल UGC एक्ट 2026 बनाया है। अब सेक्शन 4.1C क्या कहता है? हितधारकों के विरुद्ध भेदभाव को उन्मूलन करने तथा उनकी जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा, निजातीयता, लिंग या दिव्यांगता के पूर्वाग्रह के बिना उनके हितों की रक्षा के लिए उचित संरक्षात्मक एवं निवारक उपाय करेगा। अगर उनके जाति के आधार पर उनको रक्षा दिया जा रहा है, तो फिर यहां पर ये जाति के आधार पर किसको रक्षा दिया जा रहा है? ये रक्षा दिया जा रहा है, जैसा सेक्शन 2 में है, सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को। और फिर बाद में सेक्शन 5.7 कहता है ये रक्षा दिया जाएगा सिर्फ पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को। और सेक्शन 3 भी कहता है कि यह सुरक्षा सिर्फ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के ही विरुद्ध किए गए जातिवाद से मुक्ति दिलाएगा। यानी ये साफ जाहिर हो जाता है सेक्शन 4.1C, सेक्शन 3.1C, 1A, 1E, सेक्शन 7.D और सेक्शन 5.7 और सेक्शन 2। इनफैक्ट इस पूरे कानून से मालूम पड़ता है कि यह जो कानून बनाया है दीक्षा वाडेकर ने, वो सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी या सवर्ण जिन्हें कहे, ब्राह्मण, क्षत्रिय कहे, उनके खिलाफ ही बनाया गया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो हितधारक हैं, यानी पीड़ित जो हैं या स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो ऑप्रेस्ड हैं, वो या जो विक्टिम है, वो सिर्फ ST, SC, OBC, EWS ही हो सकता है। कैसे? हम देखते नहीं है कि किसी वॉचमैन ने किसी अमीर घर की लड़की, ब्राह्मण लड़की का बलात्कार कर दिया, या हम देखते नहीं है कि किसी गांव वाले ने किसी निरपराध व्यवसायी को पैसे के लिए लूट मार कर दिया और उसकी बीवी का रेप कर दिया, बच्चों का हत्या कर दिया। क्या हम देखते नहीं है कि एक दलित नौकर अपने ब्राह्मण मालिक के बच्ची के साथ बलात्कार करके, मर्डर करके भाग जाता है? ऐसे कई केसेस हैं। तो ये कैसे कह सकती है कि सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय ही अपराधी होंगे जातिवाद का? यही कह रहा है सेक्शन 4.1C। सेक्शन 4.1C, स्टेक होल्डर्स नॉट ब्राह्मण क्षत्रियस, यानी जो ये कानून है UGC का, वो ये मान रहा है कि इसमें सिर्फ पीड़ित ST, SC, OBC, EWS ही है, जनरल कैटेगरी नहीं है, जो कि अगेंस्ट आर्टिकल 13 to 19 इक्वालिटी राइट पर है। प्लस
assumes all Brahmins, Kshatriyas as perpetrators, यानी इसमें ये assumption, ये मान लिया जा रहा है, पूर्वाग्रह किया जा रहा है कि पहले से ही मान ले रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय ही अपराधी हैं जातिवाद का और वो निर्दोष हो ही नहीं सकते। ये चीज, यह मानसिकता अगेंस्ट आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन फ्रॉम अनलॉफुल स्टेट एक्शन, ये जो मानसिकता है कि इसमें जो क्रिमिनल्स हैं वो सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय ही होंगे, ये भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के खिलाफ है, जो ये कहता है कि हर एक आदमी को प्रोटेक्शन मिलता है राज्य के गैर कानूनी पुलिस एक्शन से। प्लस ये मानसिकता आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन के भी विरुद्ध है। यानी आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि हर एक आदमी का हक है कि उसको ही टॉर्चर करके उसके ही खिलाफ गवाही या सबूत देने से उसको सुरक्षा प्रदान किया जाए। तो उसके खिलाफ, उस आर्टिकल के खिलाफ भी ये कानून जाता है। अब आगे जाता हूं, सेक्शन 8.B एंड E। समता समिति में प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संस्थान का प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान के नियमों के अनुसार 7 कार्य दिवसों के भीतर आगे की कार्यवाही शुरू करेगा। हालांकि यदि दंड विधि के तहत कोई मामला बनता है तो पुलिस अधिकारियों को तत्काल सूचित किया जाएगा। यानी सेक्शन 8.B एंड E STSC एक्ट केस टू पुलिस विदाउट इन्वेस्टिगेशंस, ये जो काला कानून है ये कह रहा है कि अगर जो समता कमिटी है उसको अगर लगता है कि इस मामले को सीधा पुलिस के पास पहुंचा दो, तो वो हर एक केस से अपना पल्ला झाड़ने के लिए और जनरल कैटेगरी के छात्रों को प्रताड़ित करने के लिए जानबूझकर वो लोग नकली STSC एक्ट लगाकर या STSC एक्ट का प्रावधान का हवाला देकर सीधा पुलिस के हवाले कर देंगे उसको और उस पर्टिकुलर विषय को, और वो निर्दोष जनरल कैटेगरी का छात्र बिना कोई अपराध के STSC एक्ट में गिरफ्तार होकर उसका अपना जिंदगी बर्बाद होते हुए देखेगा। इसीलिए हम लोग इस कानून के खिलाफ हैं। अब यही सेक्शन कहता है ख पीड़ित व्यक्ति के पास घटना की सूचना समता हेल्पलाइन पर देने का विकल्प भी होगा। हेल्पलाइन पर प्राप्त सूचना या प्रथम दृष्टीय दंड विधियों के अंतर्गत कोर्ट मामला बनता है तो संबंधित पुलिस अधिकारियों को अग्रेषित कर दी जाएगी। यानी बिना इन्वेस्टिगेशन का भी वो लोग उस केस से अपना पलड़ा झाड़कर सीधा कोर्ट और पुलिस के हवाले कर सकते हैं उस बंदे को, और उसके ऊपर STSC एक्ट लगवाने का भी वो निवेदन कर देंगे। और इस काला ड्रैकोनियन लॉ का सबसे बड़ा जो घटिया चीज वो है रिमूवल ऑफ फॉल्स कंप्लेंट्स पेनल्टी अगेंस्ट IPC सेक्शन 211। IPC सेक्शन 211 ये कहता है इंडियन पिनल कोड का कि अगर किसी ने किसी पर झूठा केस किया, झूठा कंप्लेंट, झूठा NC, झूठा डायरी, झूठा कोर्ट का केस किया, कचहरी किया, तो शिकायत भी किया, तो उसके खिलाफ झूठा केस बनाने का मुकदमा चलेगा, क्योंकि झूठा केस, झूठा आरोप लगाना भी अपने आप में एक अपराध है। डिफेमेशन सूट तो है ही, सेक्शन 211 IPC भी लगेगा। लेकिन पहले जो UGC का लॉ था उसमें यह कहा गया था कि अगर फॉल्स कंप्लेंट्स आते हैं तो उस जो फॉल्स कंप्लेंट करने वाला है उसको सजा मिलेगा। लेकिन इस कानून के चलते जो फॉल्स कंप्लेंट्स अगर किसी ने किया तो फॉल्स कंप्लेंट अगर साबित भी हो जाता है तो कंप्लेंट करने वाले के ऊपर ना तो डिफेमेशन का सूट लगेगा और ना ही IPC सेक्शन 211 लगेगा और ना ही उसको किसी तरीके का दंड भोगना पड़ेगा। अब UGC और एडवोकेट दीक्षा वाडेकर का यह कहना है कि इस झूठे कंप्लेंट पर सजा होगा। इस चीज को हटा देने से जो लोग हैं वो लोग, मतलब जो ST/SC OBC के लोग हैं, बच्चे हैं जिनके ऊपर जातिवादी शोषण हुआ है, उनमें एक धाड़स बंधेगा और वो डरेंगे नहीं इन सब केसेस को रिपोर्ट करने में। ये तो चूतियापा है, ये तो चूतियापा है।
सेक्शन 211 है, इंडियन पीनल कोड 211 है। इसके बावजूद भी अगर किसी के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, तो वो लूटपाट होता है, तो वो जाके केस तो करता है ना। जो वास्तव में जिसके ऊपर अपराध हुआ है वो कभी नहीं डरेगा, वो जाके केस जरूर करेगा, लेकिन डरेगा वही जो जानता है कि उसके साथ कोई अपराध नहीं हुआ, इसीलिए वो झूठा केस करने से डरता है। लेकिन जब ये डर ही मिटा दोगे झूठा केस करने का, तो कोई भी चुतिया मुंह उठाकर किसी भी जनरल कैटेगरी के निर्दोष बच्चे को कोर्ट केस में ST/SC एक्ट के तहत फंसा देगा। प्लस एक तरफ तुम फॉल्स कंप्लेंट्स का जो दंड है उसको हटा रहे हो, और साथ साथ ये भी कह रहे हो कि अगर किसी भी अंतर्निहित कार्य में भी अगर जातिवाद अंतर्निहित हो तो भी अपराध है। एक तरफ फॉल्स कंप्लेंट्स हटा रहे हो, फॉल्स कंप्लेंट्स पर पेनल्टी हट रहा है, ऊपर से कोई भी ये एक एल्बो स्पेस मिल रहा है, एक प्रश्रय मिल रहा है, एक बहाना मिल रहा है कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, कल्पनात्मक प्रतीत हुआ कि मेरे साथ जातिवाद हुआ है। तो ये दुहारी तलवार तुम थमा रहे हो इन भीम आर्मी के जैसे लोगों के हाथों में, कंचन यादव राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता के जैसे के लोगों के हाथों में। तो इससे तो इस कानून का दुरुपयोग होना असंभव नहीं, पूर्णतः संभव है। और इन सब कारणों की वजह से ही जनरल कैटेगरी वाले इस UGC एक्ट, एंटी सवर्ण एक्ट 2026 का विरोध कर रहे हैं। विरोध अनुसूचित जाति, ST/SC, OBC, EWS या SBC का नहीं है, कानून का भी नहीं है। कानून को अगर ठीक से ड्राफ्ट किया जाता कि जिसमें जनरल कैटेगरी वालों के हितों का भी ध्यान रखा जाए, सबको समता के नजर से देखा जाता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इसमें तो पहले से ही जनरल कैटेगरी वालों को कटघरे में डाल रहे हैं, उनका जीना हराम करने का एक पूरा एक डॉक्यूमेंट है ये। इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करेंगे भी। ओम हं हनुमते नमः।